साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित हुए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के आज स्क्रूटनी फॉरम शुरू होने जा रहे हैं। तो इस बीच सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं स्क्रूटनी फॉरम है वो कौन कौन से स्टूडेंट फिल कर सकते हैं और किस तरह से फिल करना है। एसएसओ आईडी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, तो उनके फॉर्मेट है वो आपको कहां पर मिलेंगे और उन फॉर्मेट को किस तरह से फिल करना है, ये संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद विभाग द्वारा कभी भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी किया जब भी जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे डीबी के समय, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा दस्तावेजों के फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कुछ दिन पहले आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट जारी हुआ था और उस रिजल्ट की पीडीएफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं नोट में पॉइंट नंबर 2 में कि इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल 1 जुलाई 2026 यानी कि आज से लेकर दिनांक 15 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म आज आपके ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको किस तरह से फिल करना है वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके। और आपकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2026 है और आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जितना संभव हो सके स्टार्टिंग के फर्स्ट सप्ताह यानी कि जुलाई के प्रथम वीक के अंदर अंदर आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म की जरूरत जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय होगी, उस समय आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना होगा। और इसके अलावा आप लास्ट डेट का इंतजार करोगे तो एंड मौके पर ज़्यादातर होता है सर्वर डाउन हो जाता है, एसएसओ आईडी काम नहीं कर पाती है, आपके स्क्रूटनी फॉर्म सही से फिल नहीं हो पाते हैं, बार बार आपको होम पेज पर लेके जाते हैं, तरह तरह की टेक्निकल इशू आते हैं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म आराम से भर लेना। अब स्क्रूटनी फॉर्म किन किन साथियों को भरना है, क्योंकि रिजल्ट की पीडीएफ में तो लगभग सभी का नाम है, फिर डाउट ये रहता है कि स्क्रूटनी फॉर्म है वो किन साथियों को फिल करना है। तो मैं आपको बता देता हूं स्क्रूटनी फॉर्म केवल उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है। रिजल्ट की पीडीएफ में भले ही आपका नाम हो, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म केवल उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है आपकी कैटेगरी में। जैसे कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का बंदा अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहता है तो फिर वो सबसे पहले देखेगा गैर अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी मेल की बात कर रहा हूं तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी है 234.3299। तो उस कैंडिडेट के नंबर या तो 234.3299 होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकता, अन्यथा नहीं। इसी तरह आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी सब कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देखिए। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और बाकी जो कैंडिडेट स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे केवल उन्हीं को ही एसएसओ आईडी पर स्क्रूटनी फॉर्म है वो शो होगा। और स्क्रूटनी फॉर्म एक बार भरने के बाद उसकी पीडीएफ भी संभाल के रखना, क्योंकि जब आपका डीवी होगा उस समय आपको स्क्रूटनी फॉर्म का भी प्रिंट लेके जाना होगा। और इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे उस पर भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए पहला डाउट जो आपका था, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म किन कैंडिडेट को भरना है। यानी कि जो 2 गुना कैंडिडेट पास हुए उन्हीं कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। पीडीएफ में सबका नाम है तो इसका मतलब सबको स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वालों को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। अब स्क्रूटनी फॉर्म तो फिल कर दिया, वो किस तरह से करना मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले मानक प्रपत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, जो बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। यानी कि जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, हैंड रिटन नमूना हुआ, विकल्प पत्र हुआ है, दहेज वाला हुआ है, तंबाकू धूम्रपान वाला हुआ है, संविधान प्रतिज्ञा वाला हुआ है, सामान्य घोषणा पत्र हुआ है, ये सब आपको फिल करने होंगे। तो इनके फॉर्मेट क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको एसएसओ आईडी पर स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी।
जब आप गूगल पर SSO ID की वेबसाइट पर जाओगे तो इस तरह से आपको सबसे पहले पूछा जाएगा लॉगिन कीजिए। यहाँ पर आपको अपने SSO ID लिखनी है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड लिखना है SSO ID का। अब अगर कोई साथी SSO ID भूल जाए, पासवर्ड भूल जाए तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, नीचे ऑप्शन दे रखा है आई फॉरगॉट माई पासवर्ड और आई फॉरगॉट माई SSO ID। पासवर्ड के लिए तो यहाँ से क्लिक हेयर करके आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, लेकिन SSO ID पर यहाँ पर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्लिक। उससे पहले आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, अगर आपके पास अभी भी PDF में या फिर हार्ड कॉपी में आपके पास अगर फॉर्म है, तो चाहे वो RSSB बोर्ड का हो या RPSC का कोई भी हो, एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके अंदर आपके SSO ID लिखी होती है। वहाँ से SSO ID लिखी, पासवर्ड डाला, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डालना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 875320। उसी तरह आपके जो नंबर दे रखे हैं वही नंबर आपको लिखने हैं। अगर रॉन्ग डालोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगी। और यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि स्पेस दे रखा, लेकिन आपको स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस दिए आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको कर देना है लॉगिन। जैसे ही आपके SSO ID लॉगिन होगी, इस तरह से पेज ओपन होगा। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर यह ऑप्शन आपके शो नहीं हो रहा है तो टॉप पे आप देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पर सर्च करके भी आप लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका OTR प्रोफाइल आएगा। अब देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म से पहले ही आपसे OTR की बेसिक डिटेल फिल करवा दी गई है और OTR पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवा दिए गए थे। इस वजह से ये तो अब आपके झंझट वैसे भी नहीं है, आपका डायरेक्ट आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म में जो डाटा OTR से फेच है वो ऑटोमेटिक आपका फिल किया हुआ आएगा, बाकी जो नहीं फिल किया हुआ वो आपको अपने द्वारा फिल करना होगा। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है माई रिक्रूटमेंट। जब आप इसको जूम करोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है माई रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस तरह से ऑप्शन आएंगे, यानी कि जब आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन आएंगे अप्लाई रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, चेक लिस्ट, एग्जाम अटेंडेंस स्टेटस, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और लास्ट में फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के बाद एक ऑप्शन आएगा डिटेल फ्रॉम कम स्क्रूटनी। इस पर आप क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आज तक जितने भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद जैसे कि अब आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम का जो ऑप्शन होगा उसके आगे स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी होगी। जैसे स्टार्ट डेट आज की लिखी होगी 1/7/2026, मैं आपको सैंपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। और स्क्रूटनी फॉर्म का जो प्रोसेस है वो हर भर्ती परीक्षा में सेम रहता है, चाहे वो LDC एग्जाम हो, पटवारी हो, वीडियो हो, रीट हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, महिला पर्यवेक्षक हो, कोई भी एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट भी क्यों ना हो, स्क्रूटनी फॉर्म का प्रोसेस है भरने का वो सेम रहता है। और एंड डेट में आपके 15 जुलाई 2026 लिखा हुआ होगा और उसके सामने जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ का, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। और लिंक डीएक्टिव होने के बाद इस तरह से क्लोज का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जिन साथियों को शो हो रहा है उन्हीं को स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, जो एलिजिबल नहीं है उनको वैसे भी शो नहीं होगा। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने बॉक्स आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना और ओके कर देना। फिर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी आएगा, बॉक्स पर क्लिक कर देना। PDF रीड करना चाहते हैं तो PDF पर भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सबसे पहले पूछी जाएगी बेसिक डिटेल। अब देखो, बेसिक डिटेल में अगर आपसे OTR से डाटा फेच है तो फिर जो डाटा OTR से लिया गया है वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर फिल किया हुआ आ जाएगा, और जो नहीं फिल किया गया वो आपको फिल करना होगा। अब वो मैं आपको सैंपल के माध्यम से समझा रहा हूँ, बाकी आपके जो ऑटोमेटिक फिल किया हुआ आएगा तो उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और जो ऑटोमेटिक फिल किया हुआ नहीं आ रहा है उसमें आपको अपनी तरफ से ऐड करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया रोल नंबर, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में आपके जो रोल नंबर थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरिट क्रमांक केवल अंतिम परिणाम हेतु, तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि कोष्टक में केवल अंतिम परिणाम हेतु लिखा हुआ मेरिट क्रमांक। इसके बाद आता है विज्ञापन संख्या। अब ये आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है ये एडवर्टाइजमेंट संख्या कौन सा है, तो जब आप रिजल्ट की PDF में देखोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या कौन सा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद पद कोड क्रम संख्या, ये जब आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है पद का नाम, ये भी आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पद का नाम क्या है।
इसके बाद विभाग का नाम, यानी कि ये एग्जाम तो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विभाग द्वारा ही होता है, और ये पद है जो विभाग नहीं दिए, तो वो कौन सा विभाग है उस विभाग का नाम आपको लिखना होता है। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, ओटीआर से डाटा फेच होगा तो आपके ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, ये भी आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, ओटीआर से फेच है। नेक्स्ट आपका जो आएगा ऑप्शन, पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, अगर फिल किया हुआ तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप फिल कर लीजिएगा। माता का नाम हिंदी में, फिर आगे लिखा हुआ माता का नाम अंग्रेजी में, और जहाँ पर रेड स्टार लिखे हुए होते हैं उन बॉक्स में फिल करना कंपलसरी होता है। उसके बाद आवेदक की जन्म तिथि, यानी कि जो फॉर्म के अंदर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपको लिखनी है, और विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट देखिए उसमें जो निर्धारित तिथि दे रखी है उसमें आपकी एज कितनी है। उसके बाद आती है नागरिकता, फिर आता है आरक्षण वर्ग कौन सी कैटेगरी, निःशक्त श्रेणी से है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, अगर उप निःशक्त श्रेणी से है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। फिर आपको अपना धर्म बताना है, वैवाहिक स्थिति, ये तो सब आपको ओटीआर में बेसिक डिटेल में आपने फिल किया होगा। अब वैवाहिक स्थिति में अगर आप मैरिड हैं और अगर पुरुष कैंडिडेट फिल कर रहा है तो वो यहाँ अपनी पत्नी का नाम लिखेगा, और महिला कैंडिडेट फिल कर रही है तो वो यहाँ अपने पति का नाम लिखेगी। इसके बाद आपकी मैरिज डेट क्या है वो यहाँ पर लिखनी होती है, विवाह कहाँ पर हुआ वो स्थान यहाँ पर लिखना होता है। इसके अलावा आपके पंजीयन संख्या क्या है, पंजीयन स्थान कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, और पंजीयन अधिकारी का नाम भी यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद आपको विवाहित होने की स्थिति में संतान विवरण भी बताना होता है कि भाई यहाँ पर कुल संतान की संख्या 1/6/2002 से पहले और बाद में कितनी थी, इस बॉक्स में पहले लिखी जाती है और इस बॉक्स में 1/6/2002 के बाद की, और यहाँ ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। अगर बच्चों की संख्या है तो उन बच्चों का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। अब आपके जो भी ऑप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। मैं तो आपको एक सैम्पल मॉडल के आधार पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको स्क्रूटिनी फॉर्म SSOID से फिल करना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 15 जुलाई तक स्क्रूटिनी फॉर्म के बाद विभाग द्वारा कभी भी आपके DV शेड्यूल जारी किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की सूची भी जारी कर दी जाएगी, चेकलिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। चेकलिस्ट को कैसे फिल करनी है ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। इसके बाद जो भी है, अब जैसे कि आपने फॉर्म भूतपूर्व सैनिक से फिल किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। NCC यस या नो, उत्कृष्ट खिलाड़ी यस या नो, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया वही। अगर कोई सेवारत कर्मचारी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको यस नो फिल करना है। फिर आपको अपना मूल निवास बताना है, यानी कि आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कौन सी तहसील से हैं, और आपका जन्म कौन से राज्य, कौन से जिले, कौन से तहसील में हुआ। एड्रेस आपको बताना है, और परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो दोनों जगह सेम लिखिए, अलग अलग है तो जो एड्रेस है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो भी आपका एलिजिबल क्राइटेरिया था शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। और इसके अलावा जो भी आपने एप्लीकेशन, यानी कि अब जैसे RSCIT की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने आवेदन के समय उसका उल्लेख किया है तो उसका भी यहाँ पर आपको जिक्र करना है, और वो भी आप अपलोड कर सकते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो DV के समय। इसलिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाटा दर्ज किया उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो भी आएगा, एक्सपीरियंस जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए होता है उनके लिए ये एक्सपीरियंस वाला मैटर है, बाकी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन में जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, अपलोड लाइव फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैंडिडेट का अपलोड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने पर वापस से आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा चेकलिस्ट का। चेकलिस्ट के अनुरूप, यानी कि शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति के निर्धारित आपकी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना है। क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता अंतिम तिथि से पहले की है, उसके अकॉर्डिंग यस या नो करना है। या फिर एज में पूछा जाए तो आप कौन सी कैटेगरी, आवेदन के समय जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया आप उसी कैटेगरी से है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो फिल, यानी कि जो पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो करने होते हैं। अगर एज में छूट चाहिए तो उसके अनुसार भी आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके बता सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब देखो सबसे पहले आपके यहाँ लिखा हुआ अंक पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी
10th क्लास की आप देखो, किसी के प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग होती है तो किसी के एक ही होती है, तो जिनके अलग अलग होती है उनको वो दोनों अपलोड करनी है, और जिनके एक ही होती है तो फिर उन्हें वो एक ही अपलोड करनी है। बाकी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है वो सब आपको अपलोड करनी होगी, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी हो। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र हुआ है, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, अन्य प्रमाण पत्र भी, उनके फॉर्मेट भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, वो सब आपको अपलोड करने होंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट सब अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आपके सामने प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, तब उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। नहीं आ रहा तब कोई बात नहीं, क्योंकि ये सैंपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अटेस्टेशन फॉर्म का विकल्प आ रहा है तो उसको भी फिल करना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म में जो जो पूछा जाता है, बाकी अटेस्टेशन फॉर्म में ये पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया जाता है, तो इसमें परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फैमिली डिटेल, फादर ऑफ मदर नेम, ब्रदर नेम, जो भी डिटेल पूछी जाए उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, यानी कि पूरा स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी तक वो सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो भी डाटा फिल किया वो सब सही है, क्योंकि अगर किसी भी डाटा में आपको लगता है कि गलती हुई तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर सबमिट हो गया तो उसके बाद उसमें एडिट का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के समय दिया जाता था, लेकिन स्क्रूटिनी फॉर्म में कोई एडिट का विकल्प अवेलेबल नहीं रहेगा। इसलिए एक बार फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर प्रीव्यू में चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो। जैसे ही आपको लगे कोई मिस्टेक नहीं हो, आपको सबमिट कर देना है और 100 रुपये का जो भी फीस रसीद है वो कटवा के आपको सबमिट कर देना है। और अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिल हो चुका है या नहीं हुआ है, सबमिट हुआ है या नहीं हुआ? उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए वापस से आपको डिटेल फॉर्म का स्क्रूटनी में आ जाना है, और वहाँ पर आपको ये चेक करना है। जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए चेक करें तो उसके सामने 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसी के सामने डाउनलोड स्क्रूटनी PDF और व्यू रिसिप्ट्स, ये दोनों अगर इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। और ये दोनों PDF आपको डाउनलोड करनी है, क्योंकि जब आपका DV होगा उस समय इनकी ज़रूरत होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ फॉर्मेट दस्तावेजों के वो किस तरह से फिल करने हैं, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जब आपका DV होगा उस समय एक तो ये आपके डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, चरित्र प्रमाण पत्र। टोटल आपके चरित्र प्रमाण पत्र 3 बनवाने होंगे, जिसमें से एक तो जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए हुए चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। अब अंतिम शिक्षा वाला तो कभी का होगा चलेगा, लेकिन जो राजपत्रित अधिकारी वाला है ये आपका लेटेस्ट का होना चाहिए, 6 महीने, लास्ट 6 महीने के अंदर अंदर का बना होना चाहिए। इस चरित्र प्रमाण पत्र में जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर क्या क्या आएगा, आपका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, आप कहाँ के निवासी है, और वो जो व्यक्ति आपके लिए चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो आपको कब से जान रहे हैं, कितने महीनों से, कितने सालों से, वो लिखना होता है, और आपका नैतिक चरित्र उत्तम है। यहाँ पर दिनांक, सिग्नेचर और कार्यालय की मुहर सहित चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होता है। इसका फॉर्मेट ये, सामान्य घोषणा पत्र का फॉर्मेट ये है, यानी कि आपने जितनी भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है विज्ञापन के अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही है, और किसी भी दस्तावेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, कोई भी दस्तावेज गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। और अगर आपको जब पता चले कि आपका दस्तावेज गलत तरीके से प्रस्तुत किया तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको लेकर एक सामान्य घोषणा पत्र है, ये आपके 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम और रोल नंबर, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के फॉर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। भर्ती का नाम में आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हुआ है, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम, दिनांक, स्थान, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आपको पुट कर देना है। ये हुआ आपका सामान्य घोषणा पत्र। संतान संबंधी घोषणा पत्र, अब ये संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और भर्ती का नाम, भर्ती का नाम कृषि पर्यवेक्षक, रोल नंबर आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में जो भी है वो, पिता का नाम लिखना है। और यहाँ पर 31/5/2002 तक आपके बच्चों की संख्या कितनी थी, अगर नहीं थी तो 0, अगर 1, 2 जितनी भी थी तो उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी।
इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है 1/6/2002 को उसके बाद मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, तो इस पर टिक कीजिए। अगर आपको लगता है वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है और वर्तमान में बच्चों की टोटल संख्या कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है, और उन बच्चों का नाम और जन्म तिथि यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नाम यहाँ किसके, ये हस्ताक्षर जो राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक है मोर उनका नाम और पद का नाम होना चाहिए। इसके बाद अविवाहित स्टूडेंट, देखो ये जो आपका घोषणा पत्र है दहेज वाला, ये चाहे आप विवाहित है, अविवाहित है, या कोई महिला परित्यक्ता है या विधवा, सबको प्रस्तुत करना होगा, सबको डीबी के समय दिखाना होगा। सभी के फॉर्मेट अलग अलग है, तो जैसे कि अविवाहित कर, लेकिन सभी के 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाना कंपलसरी है। तो अविवाहित के लिए ये फॉर्मेट होगा कि भविष्य में जब भी शादी करेगा दहेज नहीं लेगा। इसको लेकर यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवासी कहाँ के वो लिखना होता है, और भर्ती का नाम लिखना होता है। इसके बाद नीचे जो पूछा गया वो लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर घोषणाकर्ता का नाम, यहाँ स्थान दिनांक, और दो को साक्षी मान रहे हो उन दोनों के सिग्नेचर, उनका नाम और उनका पता लिखना होगा। और अगर विवाहित कैंडिडेट है तो फिर विवाहित कैंडिडेट को यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ के निवासी, और इस भर्ती का नाम, आपका दिनांक, आपका विवाह कौन सी दिनांक को, वह दिनांक लिखनी होगी, घोषणाकर्ता का नाम, इसके बाद स्थान दिनांक, फिर स्टूडेंट के पिता की डिटेल, यहाँ पर उनका सिग्नेचर नाम पता, और स्टूडेंट के ससुर के सिग्नेचर नाम और पता, और यहाँ पर स्टूडेंट की पत्नी या पति, यानी कि अगर मेल कैंडिडेट फिल कर रहा है तो फीमेल का एड्रेस यहाँ लिखना, सिग्नेचर नाम पता, और फीमेल कैंडिडेट फिल कर रही है तो मेल कैंडिडेट के हस्ताक्षर नाम या पता यहाँ पर लिखने, यानी कि पति या पत्नी जो भी फिल कर रहा है उसके अलावा दूसरे के यहाँ पर लिखने होंगे। और एक को स्वतंत्र साक्षी मान रहे हो तो उसके सिग्नेचर नाम और पता यहाँ पर लिखने होते हैं। फिर आता है एक और, विधवा कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इस तरह से फिल करना है घोषणा पत्र, वही सेम। यहाँ पर आपको बस ये बताना आपका नाम, पिता का नाम, आपका विवाह कौन सी डेट को हुआ, किसके साथ हुआ, और जिसके साथ हुआ उनका देहांत कब हुआ, वो सब चीज़ आपको प्रस्तुत करनी होगी। घोषणाकर्ता का नाम, स्थान दिनांक, और दो को साक्षी मानकर सिग्नेचर नाम और पता उनका लिखना होगा। इसके बाद परित्यक्ता कैंडिडेट है तो उनको भी इस तरह से ही फिल करना होता है, नाम, पिता का नाम, कहाँ के निवासी हैं, उसके बाद नाम घोषणाकर्ता, दो जनों को साक्षी मान रहे हैं उनके हस्ताक्षर, नाम और पता। जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ उन्हें विवाह प्रमाण पत्र इस तरह से फॉर्मेट में प्रस्तुत करना है, क्योंकि इसके बाद तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बनने शुरू हो गए। पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, तो उनको ये फॉर्मेट में अपना फॉर्म फिल करके प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपका विवाह किसके साथ हुआ, विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ, या फिर किसी का अगर विवाह राजस्थान राज्य से बाहर संपन्न हुआ है तो उनके भी मैरिज सर्टिफिकेट की जगह ये विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, या फिर जो अविवाहित है उनको भी ये प्रस्तुत करना है, या कोई महिला कैंडिडेट विधवा है तो उनको भी ये प्रस्तुत करना होगा, या कोई महिला कैंडिडेट परित्यक्ता है तो उनको भी ये प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ शपथकर्ता के सिग्नेचर। इसके बाद वचनबद्ध प्रपत्र, यानी कि आप किसी भी प्रकार के धूम्रपान, गुटखे का सेवन नहीं करते, उसका ये फॉर्मेट है जहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी ये लिखना होता है, और स्टूडेंट को अपने सिग्नेचर, नाम, स्थान, दिनांक ये सब लिखना होता है। नेक्स्ट आता है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र। ये सामान्य कागज पर लिखना होता है जहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, इस भर्ती का नाम, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के सिग्नेचर, स्थान और दिनांक फिल करना होता है। फिर आता है हैंड रिटन नमूना सामान्य कागज पर। ये आपको मालूम होगा जो हैंड रिटन नमूना है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। हिंदी के नीचे हिंदी में लिखना है, इंग्लिश के नीचे इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है मैं के बाद आपको अपना नाम लिखना है, तो यहाँ आप लिखोगे मैं, आपका नाम, पिता का नाम, फिर आपके कृषि प्रयोजक एग्जाम के रोल नंबर, फिर आपको कृषि प्रयोजक एग्जाम के आवेदन क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन नंबर। शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि विज्ञप्ति के अनुसार आपको इस भर्ती परीक्षा का नाम लिखना है। भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूँ या करती हूँ जो भी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना। यही चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखनी है। जैसे आई के बाद आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डिक्लेयर दैट आई फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्स फॉर रिक्रूटमेंट, भर्ती का नाम एज पर एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अगला आता है विकल्प पत्र, यानी कि प्री डीवी रिजल्ट आया तो कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों में हुआ, यानी कि नॉन टीएसपी में भी हुआ, टीएसपी में भी हुआ। अब वो अस्थायी रूप से किस में जाना चाह रहे हैं, टीएसपी में या नॉन टीएसपी में, उसके लिए उन्हें विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा। कल को उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो इसी विकल्प पत्र के माध्यम से उनको
ज्वाइनिंग दी जाएगी नॉन टीएसपी में या टीएसपी में, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और यहाँ पर भर्ती का नाम जैसे कृषि प्रवेशक एग्जाम। अंतरिम रूप से आप यहाँ पर आपको विकल्प पत्र में लिखना होगा कि आप गैर अनुसूचित क्षेत्र में सेलेक्ट होना चाहते हैं या अनुसूचित क्षेत्र में, यानी कि नॉन टीएसपी में या टीएसपी में, जिसमें भी सेलेक्ट होना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद प्रार्थी का हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट लिखनी होती है। फिर अगर कोई विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी है, उन्होंने पुनर्विवाह कर दिया है या नहीं किया, तो उसके लिए भी हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है, जो कि सामान्य कागज़ पर। यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ोटो होनी चाहिए और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, निवास, भर्ती का नाम और स्टूडेंट के यहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये सारे फॉर्मेट थे आपके। और एक है 100 घोषणा पत्र, जो कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं। 100 घोषणा पत्र आपके विरुद्ध कोई भी थाने में मुकदमा नहीं है, उसको लेकर ये लिखवाया जाता है। ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवासी, रोल नंबर लिखने हैं और इस भर्ती परीक्षा का नाम यानी कि कृषि प्रवेशक एग्जाम का नाम, फिर यहाँ पर भर्ती का नाम, कृषि प्रवेशक परीक्षा 2026 और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शपथ ग्रहीता के सिग्नेचर और यहाँ पर सत्यापन हो जाएगा, स्थान और दिनांक। तो ये सब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है। आपका जब डीवी होगा उस समय ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आप बनवा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और ये फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा 15 तारीख तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म, यानी कि आज 1 जुलाई हुई है, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपके कृषि प्रवेशक एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म फिल होंगे। और उसके बाद विभाग द्वारा कभी भी आपका डीवी शेड्यूल जारी हो सकता है, और वो जैसे ही जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, जिससे कि आपको जिस भी साथी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन साथी से यही कहना चाहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और स्क्रूटनी फॉर्म भी आप स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक जुलाई में जल्दी से फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में अधिकतर यही होता है कि एसएसओ आईडी सही से वर्क नहीं कर पाती है। इस वजह से बहुत कैंडिडेट वंचित रह जाते हैं और फिर आपको ऑफलाइन भरना होगा। तो इससे बेटर है कि लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना ही अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बता चुका हूँ। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी साथियों को स्क्रूटनी फॉर्म में दिक्कत आ रही है, उनके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद ही उनकी ये दिक्कत आएगी।